नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को में एक 3 लाख साल पुराना स्कल और उसके कुछ फिसल्स मिले, जो कि ये बताता है कि आज का जो होमोसेपियंस है यानी इंसान है, ये कई लाखों साल पहले इनका एवोल्यूशन हो चुका था और वो भी अफ्रीका में हुआ था। जो स्कल या फिसल्स मिले थे, जब उसका अध्ययन किया गया, उसके ऊपर रिसर्च की गई, तो सेम और या बिल्कुल कह लीजिए बिल्कुल मिलता जुलता इंसानों की तरह आज के इंसान जो है उसकी तरह उसको पाया गया। उसी तरह से उनका उठी हुई नाक की ब्रिज और चौड़े माथे उसी तरह से पाया गया। तो जो इससे ये प्रूफ होता है कि जो आज के इंसान है, ये होमोसेपियंस जो है, ये कई लाख साल पहले इनका एवोल्यूशन जो है अफ्रीका में हो चुका था। इसके बाद भी अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी चीजें मिली और बहुत सारे स्कल्स और फिसल्स अफ्रीका में ही मिले, जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर इंसान सबसे पहले आए थे। और इसके बाद ऐसे बहुत सारे फिसल्स मिलने की वजह से ये कंफर्म होता है, ये एकदम तय हो जाता है कि ये अपने एवोल्यूशन के मतलब आजकल का जो इंसान है, उस टाइम के होमोसेपियंस जो आए वो वहां पर तकरीबन कई लाख साल तक रहे, अफ्रीका में ही रहे, कहीं नहीं गए। अब फिर से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि ये कैसे हो सकता है कि वो आए और कहीं नहीं गए, कई लाख साल तक कहीं नहीं गए। तो ऐसा हुआ कि आज से तकरीबन 2 से 2.5 लाख पुराना फिसल्स या स्कल्स हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ पर, पूरी जमीन पर अफ्रीका के अलावा कहीं नहीं पाया गया। जो भी फिसल्स या स्कल्स मिले हमको वो अफ्रीका में ही मिले। इससे ये बात पुख्ता होती है कि वो अफ्रीका में ह्यूमन एवोल्यूशन होने के बाद, मतलब होमोसेपियंस के आने के बाद, वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख साल तक वहीं पर रहे। आज से तकरीबन 70,000 साल पहले होमोसेपियंस जो है, अब वो अपना मन बना रहे थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को छोड़ने के लिए। और अब होमोसेपियंस जो है अपना कॉन्टिनेंट, अपना अफ्रीका छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट जैसे कि मिडिल ईस्ट हुआ और एशिया हुआ, इस तरफ माइग्रेट होने लगे। और जब होमोसेपियंस अफ्रीका को छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेट होने लगे, तो उसके जीन्स में, क्योंकि वो बहुत साल हो गए थे, उसके जीन्स में थोड़ा थोड़ा बदलाव होने लगा। और जब होमोसेपियंस का एवोल्यूशन हुआ और इससे कई लाख साल पहले से जीन्स के अंदर थोड़ा थोड़ा जो बदलाव हो रहा था, वो वातावरण और दूसरा समय के साथ दूसरी जगह माइग्रेट होने की वजह से, अलग अलग मौसम, अलग अलग ज्योग्राफिकल प्लेसेस पे जाने से, हर जगह का ज्योग्राफी अलग होता है, हर जगह का मौसम अलग होता है, इन जगहों पे जाने की वजह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इनके जीन्स के अंदर बदलाव होने लगा। और ये जीन्स के अंदर जो बदलाव हुआ, इसी बदलाव की वजह से ह्यूमन का लुक जो है एक दूसरे से अलग होने लगा, गोरे काले होने लगे। और जो भी इनका हेयर स्टाइल है, आंखें हैं, नाक है, ये जो चेंज होने लगा, इसी वजह से चेंज होने लगा। और इसी वजह से इंसान अलग अलग परिवेश से, या कह लीजिए कि अलग अलग वातावरण में रहने के काबिल हुआ, अलग अलग माहौल में रहने के काबिल बना। और इसीलिए जब हम ये जानेंगे कि होमोसेपियंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ और हम कैसे पूरे प्लैनेट अर्थ पर, पूरे जमीन पर फैल गए, तो इसके लिए हमको ये भी जानना पड़ेगा कि अफ्रीका से निकले होमोसेपियंस के अंदर कौन कौन से जीन्स में तब्दील हुआ, कौन कौन से जेनेटिक म्यूटेशन हुआ और कौन कौन से जेनेटिक बदलाव हुए, जिसकी वजह से आज का इंसान, होमोसेपियंस जो आज का इंसान है, इन्हीं चीजों की वजह से, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कहीं पर काले हैं तो कहीं पर बहुत गोरे हैं, कहीं पे छोटे हैं, कहीं पे छोटी छोटी आंखों वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो हुई है पूरे जमीन पे, ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुई है। लेकिन इन सब को जानने से पहले आप लोगों को एक वर्ड ध्यान में रखना होगा, हैप्लोग्रुप। तो इन हैप्लोग्रुप से, या इस हैप्लोग्रुप से हम ये जानेंगे कि इंसान के अंदर कौन कौन से जेनेटिक म्यूटेशन हुए या जेनेटिक बदलाव हुए और इन्हें किस किस कैटेगरी में बांटा गया है, किस किस कैटेगरी में रखा गया है। तो चलो जानते हैं सबसे पहले कि हैप्लोग्रुप होता क्या है। अब चलो ये मान लो कि आज से कुछ हजार साल पहले होमोसेपियंस के अंदर, उनके जीन्स के अंदर बदलाव होता है, मतलब ये कि उसके जीन्स में जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका है। अब चूंकि उसके जीन्स में जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका है, तो वो जो बच्चा पैदा करेगा, वही म्यूटेशन, वही चेंज उस बच्चे में जाएगा। फिर वो बच्चा जब अपना बच्चा पैदा करेगा, तो वही जेनेटिक म्यूटेशन
जो है उसके बच्चे में जाएगा, और इसी तरह होते होते करते करते ये जेनेटिक म्यूटेशन जो है उसकी आने वाली पीढ़ी में चली जाएगी या ट्रांसफर हो जाएगी। जब बहुत सारे लोगों में एक ही तरह का जेनेटिक म्यूटेशन पाया जाता है, जो एक ही परिजनों से, एक ही पूर्वजों से होते हुए चले आए हैं, और उनके अंदर जो है जेनेटिक म्यूटेशन का एक ही स्तर पाया जाता है, एक तरह का जेनेटिक म्यूटेशन पाया जाता है, तो उसको हम हैप्लो ग्रुप कहते हैं। अब देखो, एक ही हैप्लो ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं, एक ही जेनेटिक म्यूटेशन वाले बहुत सारे लोग हैं, जिसको हम हैप्लो ग्रुप कहते हैं। अब एक ही हैप्लो ग्रुप वाले बहुत सारे लोग हैं, कई हजारों साल तक जब ये जेनेटिक म्यूटेशन धीरे धीरे होता रहता है, या वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते रहते हैं, तो उनके अंदर और भी चेंजेस होता है और भी जेनेटिक म्यूटेशन आता है। तो यहाँ पर एक नया हैप्लो ग्रुप बनता है, एक नया हैप्लो ग्रुप क्रिएट होता है। अब जब वो नए नए संतानों को जन्म देंगे, उनकी पीढ़ी आगे चलेगी, तो उनके अंदर ये जेनेटिक म्यूटेशन भी ट्रांसफर होता रहेगा। और बिल्कुल इसी तरह से जमीन पर, प्लैनेट अर्थ पर न जाने कितने हैप्लो ग्रुप हैं जो एक खास किस्म के जेनेटिक म्यूटेशन कैरी किए हुए हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिता से बेटों में ट्रांसफर होती है, बल्कि फीमेल में भी ऐसा ही होता है। फीमेल्स में भी कुछ हैप्लो ग्रुप्स होते हैं जो वो अपने आने वाली संतान के अंदर ट्रांसफर करती है, लेकिन मेल आदमी और फीमेल औरत के हैप्लो ग्रुप में बहुत फर्क होता है। मुझे लगता है कि अब आप हैप्लो ग्रुप क्या है इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं इसको समझने के लिए आपको हैप्लो ग्रुप क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये भी बात जान लीजिए कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके माता पक्ष के हैप्लो ग्रुप को या उसके पिता पक्ष के हैप्लो ग्रुप को जानना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके लिए हमें शुरुआत से जानना पड़ेगा कि एक स्पर्म महिला के एग से फर्टिलाइज कैसे होता है या कैसे करता है, और उस महिला में अपने जीन्स बच्चे को कैसे देता है, और पुरुष अपने जीन्स को कैसे ट्रांसफर करता है। इसके लिए हमें शुरुआत से जानना पड़ेगा कि एक स्पर्म महिला के एग से फर्टिलाइज कैसे करता है, और महिला अपने जीन्स को बच्चे में कैसे देती है, और पुरुष अपना जीन्स को कैसे ट्रांसफर करता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें पूरी ध्यान दीजिए, पूरा कंसंट्रेशन दीजिए, तो ही आपको समझेगा कि हैप्लो ग्रुप की कहानी क्या है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्पर्म की संरचना कैसे है, हमारा स्पर्म कैसे होता है। पुरुष या मेल द्वारा दिया हुआ स्पर्म के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले होता है, सबसे आगे हेड होता है, उसके बाद नेक होता है। नेक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहां से स्पर्म को वर्क करने के लिए, स्पर्म को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जो होता है वो टेल होती है, दुम होती है, जिसके जरिए स्पर्म जो है तैरकर या आगे जाकर एग तक पहुंचता है। जब एक स्पर्म फर्टिलाइज होता है या फर्टिलाइज के वक्त एग तक पहुंचता है, तो फर्टिलाइज होते वक्त उस स्पर्म का सिर्फ आगे वाला पार्ट, मतलब जो हेड होता है, सिर्फ वही एग तक पहुंचता है, एग में जाता है। स्पर्म के अंदर जो नेक होती है और जो टेल होती है वो कभी भी एग तक नहीं पहुंच पाती। और इसी स्पर्म के हेड में होता है डीएनए, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, जो पिता के द्वारा आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए में होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, जो माता से मिलता है लेकिन पिता से नहीं मिलता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पर्म के अंदर, स्पर्म जो है जब एग से फर्टिलाइज होता है या एग से मिलता है, तो सिर्फ उसके आगे का हिस्सा जो हेड होता है उसके अंदर जो डीएनए होते हैं एग के अंदर सिर्फ वही जाते हैं। उसके बाद में उसके नेक में जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वो एग तक ट्रांसफर नहीं हो पाते, लेकिन माता पक्ष का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आने वाली जनरेशन को मिलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी पिता से मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया एग से फ्रेश नहीं होता और बच्चे में नहीं जाता। लेकिन जब स्पर्म एग से फ्रेश होकर फर्टिलाइज होता है तो अंडे में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया
बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है माता पक्ष की तरफ से। अब ये ध्यान देने की चीज है कि हम यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं। बताना ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर महिला का जो न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो बच्चे में ट्रांसफर होता है। और इसके अलावा जो उसके एग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी बच्चे में ट्रांसफर होता है। मतलब दो जेनेटिक मटेरियल माता से ट्रांसफर होते हैं बच्चे में, और पिता पक्ष की तरफ से न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, बस वही ट्रांसफर होता है। बस यही से ही सारी गुत्थी उलझना शुरू होती है। मतलब क्या है कि देखिए क्या होता है, पिता से आया हुआ डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल माता के एग में मौजूद न्यूक्लियस यानी डीएनए जो है वो आपस में रिकम्बाइंड होकर एक यूनिक जेनेटिक मटेरियल तैयार करते हैं, जो कि बच्चों में ट्रांसफर होता है, जो कि माता के माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जो एग का माता के पक्ष में एग का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मौजूद होता है वो होता है। और वो जैसे ही माता के अंदर होता है, मदर के अंदर पाया जाता है, मदर के एग में माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है, बिल्कुल वैसे ही आने वाले बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। अब देखिए अगर पिता से वाई क्रोमोसोम एग में जाता है तो बच्चा जो है वो मेल होगा, और अगर पिता के जरिए एक्स क्रोमोसोम एग में जाता है तो बच्चा जो है वो फीमेल होगी। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए कि जो पुरुष होते हैं उनके क्रोमोसोम जो बच्चे में ट्रांसफर होता है, वाई क्रोमोसोम जो बच्चों में ट्रांसफर होता है, वाई क्रोमोसोम की वजह से ही मेल बच्चा पैदा होता है। तो वो दरअसल क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम पीढ़ी तक पीढ़ी बहुत ज्यादा इसके अंदर बदलाव नहीं होता, बहुत ज्यादा जेनेटिक या किसी किस्म का कोई म्यूटेशन नहीं होता। इसलिए वाई क्रोमोसोम का अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इनके पूर्वज कहां से आए हैं और किस हेप्लो ग्रुप से कौन ताल्लुक रखते हैं। ये सारी चीजों का हम वाई क्रोमोसोम का अध्ययन करके पता लगा सकते हैं, और ये किस हेप्लो ग्रुप से कांटेक्ट रखते हैं ये भी सारी डिटेल वाई क्रोमोसोम का अध्ययन करके हम मेल के बारे में पता लगा सकते हैं। वहीं जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम लड़कियों में होता है, और एक्स क्रोमोसोम के मिलने से ही एक फीमेल का जन्म होता है। वहीं जो एक्स क्रोमोसोम पिता से आता है वो कभी भी सेम नहीं होता, और कभी भी किसी भी लड़की में एक्स क्रोमोसोम का रिसर्च करके सर्च करके ये नहीं पता लगाया जा सकता कि इसके पिता के पूर्वज कहां से आए थे, या ये कहां के हैं, या किस हैप्लो ग्रुप से ये कांटेक्ट रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और है, एक चीज ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फिक्स होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो माता पक्ष से बच्चों को मिलता है, अगर उसके माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का सर्च किया जाएगा तो ये पता लगाया जा सकता है उसकी माता कहां से है, किस जगह से माइग्रेट हुए हैं, या वो किस हैप्लो ग्रुप से कांटेक्ट रखती है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इनके माता पिता कहां से आए हैं, या इनके पूर्वज किस जगह से ताल्लुक रखते हैं, कहां से माइग्रेट करके आए हैं, तो हमको ये जानना जरूरी होगा कि माता पक्ष से आया हुआ डीएनए, आया हुआ जेनेटिक मटेरियल, मतलब उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लो ग्रुप। यहाँ पे ध्यान की जरूरत है कि माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लो ग्रुप जानने की जरूरत है, किसका, माता पक्ष का। माता पक्ष का जो माइटोकॉन्ड्रिया से मिला हुआ डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसका हैप्लो ग्रुप जानना पड़ेगा, और मेल पिता की तरफ से मिला हुआ वाई क्रोमोसोम का हैप्लो ग्रुप पता करना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। उस पर रिसर्च करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि इनके पूर्वज कहां से थे, माता और पिता दोनों का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, लड़कियों में वाई क्रोमोसोम नहीं होता, इसलिए लड़कियों में कभी ये पता नहीं लगाया जा सकता कि उनके मेल पक्ष जो उनके पिता के तरफ से पूर्वज होते हैं उनकी जानकारी उसमें नहीं होती, और वाई क्रोमोसोम के जरिए उनके हैप्लो ग्रुप का पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जब कभी भी किसी भी जमाने में हमें अपने पूर्वज का पता लगाना है कि वो किस हैप्लो ग्रुप से संबंध रखते थे, किस हैप्लो ग्रुप से वो थे, ये जानने के लिए 70 से 80 हजार साल पहले या 1 लाख साल पहले वो कहाँ थे और कहाँ से ट्रांसफर हुए, किस तरफ से आए हैं, तो ये जानने के लिए हमको माता पक्ष के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका हैप्लो ग्रुप और
पिता के वाई क्रोमोसोमल हैप्लोग्रुप, इन दोनों का पता लगाने के बाद ही हम ये पता लगा सकते हैं कि ये माता पिता कहाँ से आए हैं। और ये फीमेल और मेल दोनों से पता लगाया जा सकता है, लेकिन अगर सिर्फ मेल के बारे में पता करना है तो वाई क्रोमोसोम जो होता है उसके जरिए हम उसके हैप्लोग्रुप का पता लगा सकते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम का जो हैप्लोग्रुप है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहता है। लेकिन माता पक्ष का जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एग में ट्रांसफर होता है, लेकिन मेल का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नहीं होता। तो फीमेल के बारे में जानने के लिए हमको उसके माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए मिला हुआ जेनेटिक मटेरियल्स का भी अध्ययन करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम ये जानना शुरू करेंगे कि प्लैनेट अर्थ पर, इस जमीन पर कितने सारे हैप्लोग्रुप हैं, माता पक्ष से पिता पक्ष से दोनों की तरफ से। हम ये जानेंगे कि इस जमीन पे कितने हैप्लोग्रुप हैं और अभी फिलहाल कौन कौन से हैप्लोग्रुप मौजूद हैं। अब यहाँ से हम ये जानना शुरू करेंगे कि हम इंसान कैसे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए और इस जमीन पे कितने सारे हैप्लोग्रुप हैं, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से हैप्लोग्रुप अभी इस जमीन पे मौजूद हैं या कौन सा हैप्लोग्रुप जमीन के किस हिस्से में रहता है। ये सारी जानकारी अब हम लेंगे। बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, आगे बने रहिए हमारे साथ।